बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं हम ज़रा डेंसिटी के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है डेंसिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि डेंसिटी कहाँ कैसे जाता है। ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे इस चीज़ पे। देखो जब आप डेंसिटी के ऊपर बात करते हो ना, तो डेंसिटी को हम सिंपल टर्म्स में अगर समझें, तो हम इसको समझते हैं कि कॉम्पैक्टनेस। कोई चीज़ कितनी कॉम्पैक्ट हुई हुई है, कितनी छोटी-सी जगह में उसके अंदर कितना सारा मास हमने भर दिया। सही हाउ मच ऑफ मैटर इज़ स्क्वीज़्ड इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। जैसे आप अपने बैग के अंदर अपने कपड़े भर के कहीं लेके जाते हैं, आप जहाँ जगह मिलेगी आप उसके अंदर स्क्वीज़ करके एडजस्ट करवाओगे। तो ये जो एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है ना कि स्क्वीज़ करके उसको एक छोटी-सी जगह में कन्फाइन कर देना, बंद कर देना, ये चीज़ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। क्योंकि मसला ये आता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, जो वज़न में बराबर लगती थी, लेकिन साइज़ के कंपैरिज़न में देखा जाए तो उनमें बड़ा फ़र्क होता था। मतलब मैं आपको मिसाल दूँ कि भई आपके पास एक तरफ एक ब्रिक है। अब वो ब्रिक आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो, छोटे से साइज़ की होती है। सही है, आपके पास एक ब्रिक है और दूसरी तरफ ब्रिक की जगह आपके पास एक बहुत बड़ा स्टायरोफ़ोम का बॉक्स है। बहुत बड़ा स्टायरोफ़ोम का बॉक्स है। आप जब वेट के हिसाब से देखोगे ना, तो एक ब्रिक का मास और एक बहुत बड़े स्टायरोफ़ोम का मास आपको अप्रॉक्सिमेटली सेम लगेगा। लेकिन अगर आप साइज़ देखोगे, तो ब्रिक छोटी-सी आपके हाथ में एडजस्ट हो जाएगी और जो स्टायरोफ़ोम का बॉक्स है, वो इतना मैसिव होता है, आप बोलोगे इतना बड़ा है ये, इसको मैं कैसे होल्ड जैसे अक्सर हमारे घरों में अगर कोई बड़ी मशीनरी आ रही है, वॉशिंग मशीन है या कोई कह लीजिए कि फ्रिज है, ये इस तरह की कोई मशीनरी है तो उसका बॉक्स होता है ना पूरा, उसके बॉक्स को खोलो, उसका स्टायरोफ़ोम वगैरह सारा निकालो, तो अब देखो उस स्टायरोफ़ोम का वज़न और एक छोटे से ब्रिक का वज़न आपको बराबर सा लगता है। हालाँकि साइज़ इतना डिफरेंस है, तो हमने उस वक़्त एहसास हुआ कि यार मास खाली एक चीज़ नहीं है हमारे पास जो कंपैरिज़न करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। सही, मास के अलावा भी हमारे पास जो है एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर मैटर को स्क्वीज़ करके कंटेन कर लेती हैं और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि मैटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ फैला हुआ होता है। तो जो डेंसिटी का कांसेप्ट है ना, वो इसी कॉम्पैक्टनेस को रिफ्लेक्ट करता है। इस स्क्वीज़ हुए में मास की एक रिफ्लेक्शन है कि भाई आपके पास अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है आपने बहुत थोड़ी-सी जगह में बहुत ज़्यादा मास स्क्वीज़ कर दिया और अगर आपके पास डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब आपने उस मास को फैला दिया। इसी तरह से अगर आप कुछ याद करो तो ग्रेड 10 के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ते हो ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन का। उसमें आप एक चीज़ पढ़ते थे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको क्या पढ़ाया जाता था? यही बोलते थे ना कि भई पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? सही पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपके पास कितने लोग रह रहे हैं? तो आपको उस चीज़ से क्या अंदाज़ा होता था? आप बोलते थे कि हाँ भाई, सर पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जैसे पंजाब है आप बोलते थे सर वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बहुत सारे लोग रहते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान चले जाएँ, तो वहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम है। मतलब देयर आर कंपैरेटिवली वेरी लेस पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो वो किस चीज़ की थी? वो कॉम्पैक्टनेस ही तो समझा रही है। ये बलूचिस्तान की ज़मीन अच्छी खासी खाली पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग होंगे लेकिन इतने बड़े एरिया में फैले में कि हमें फ़ील ही नहीं हो रहा कि बहुत सारे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप आ जाओ पंजाब के अंदर, तो वही लोग छोटे से एरिया में एडजस्ट हुए हैं। बिल्डिंग से बिल्डिंग्स बनी हुई। तो डेंसिटी को जब आप अंडरस्टैंड करते हो, तो कॉम्पैक्टनेस अंडरस्टैंड करते हो। डिफाइन करने के लिए हाँ, आप ऑल्दो डेफिनिशन जिसको लिखोगे, आप इसकी डेफिनिशन लिखते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम कि भाई पर किलोग्राम कितना मास आपके पास वहाँ मौजूद है। It tells about the compactness of matter in a given volume।
जहां तक मेरे बच्चे इसके फॉर्मूले का ताल्लुक है, ये सिंबल जो मैंने बनाया है, एक स्टाइलिश सा जो पी बनाया है, इस सिंबल को हम नाम देते हैं रॉ का, RHO। इट्स प्रोनाउंस्ड रॉ। इसका फॉर्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। 2 मिनट रुकिएगा बेटा, जरा अजाना हो रही है, मैं उसके बाद फिर रिज्यूम करता हूँ। अच्छा, लेट्स रिज्यूम। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे डेंसिटी को, हमने डेंसिटी की अंडरस्टैंडिंग देखी, डेंसिटी की इक्वेशन देखी और उसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, इसका जो ऐसा यूनिट है, क्या आप इसकी वैल्यू को किन यूनिट्स में लिखेंगे, तो दैट इज किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। सही, आप इस तरह से इसकी वैल्यू को यहाँ पे कोट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब। अच्छा, अब इस डेंसिटी को मेजर करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो नंबर वन आपको उसका मास मेजर करना पड़ेगा, और नंबर टू आपको उसका वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालना चाहते हैं, सही, हम बोलते हैं भाई डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, measuring density of a regular shaped object। अच्छा, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि भाई उस ऑब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक शेप होगा, जैसे कि वो क्यूब हो सकता है, वो स्फीयर, कोई पेंटागन, और उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आप उसकी कोई ज्योमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कि अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए तो आपने उसका डायमीटर मेजर कर लिया और उस पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, या अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम चाहिए तो आपने उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल ली और उस पर क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो अगर आप किसी रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का की डेंसिटी मालूम करना चाहते हो, तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि भाई उसका आप मास मेजर कर लो। सही, मास मेजर कैसे करोगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करके। आपने उसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर रखा और उसकी मास की वैल्यू निकाल ली। अगर आपको उसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप उसकी डायमेंशंस को नोट कर सकते हो और फिर उस पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हो। मेजर डायमेंशंस, जैसे स्फेयर है तो उसका डायमीटर, क्यूबॉइड है या क्यूब है तो उसकी लेंथ विड्थ हाइट। सही, मेजर डायमेंशंस and apply volume formula of volume। सही, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। जब आपके पास ये दोनों चीजें आ जाए, ठीक है, वॉल्यूम भी आ गया, मास भी आ गया, उसके बाद आप सीधा सीधा अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, अप्लाई दिस इक्वेशन, डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट से ना डेंसिटी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, pretty easy to find out the density of an object that has a specific shape। But what if you were given an object that didn't have a specific shape? What if that object was irregular in shape? ठीक है, तो उसकी डेंसिटी के लिए जरा हम देख लें। Measuring density of an irregular shaped object। अब देखें, इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के लिए सिलसिला ये होता है कि क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन आप मेजर करके उस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो यू हैव टू कम अप विद अ डिफरेंट वे ऑफ फाइंडिंग आउट इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालें, मास मेजर करना तो उसके लिए मुश्किल नहीं है आपका, मास तो आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले कर रहे थे, मेजर द मास यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस।
वॉल्यूम फॉर्मूला मरियम बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है ना। मैं एंड में कुछ इक्वेशंस लिख दूंगा वॉल्यूम के लिए, जैसे क्यूबॉइड का, स्फीयर का, क्यूब का, सिलेंडर का, ताकि आपको वो फॉर्मूला जो है वो याद हो। वरना जब भी कभी ऐसा कोई सवाल आएगा तो एग्जामिनर आपको इक्वेशन दे दिया करेगा। अनटिल एंड अनलेस बहुत कॉमन सा ऑब्जेक्ट हो जिसका वॉल्यूम का फॉर्मूला वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे को आना चाहिए। हाँ, इरेगुलर के लिए वो आपके साथ एक टेक्निक यूज करवाता है फॉर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम, और वो टेक्निक है लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड ये कहता है कि जब भी कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपने साइज की वजह से अपने साइज जितना लिक्विड वहां से हटा दे। मतलब ये निकला कि अगर आप वॉल्यूम की बात करना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ओ सॉरी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट is determined using liquid displacement method। अच्छा, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये होता है भाई कि एक तरीका तो ये है आपके पास कि मान लीजिए आपके पास ये एक सिलेंडर था, ठीक है। इस सिलेंडर में आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड फिल किया हुआ था। ये आपका लिक्विड भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप इसके अंदर अपना वो इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट जो है वो सबमर्ज कर देते हो। जब आप इसके अंदर अपना इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट सबमर्ज करोगे, example it was kind of like some sort of a stone or something, when it was dipped inside, so the volume of your object is going of your liquid is going to rise, तो बढ़ जाएगा। If it was V1 initially, now this is going to be V2, क्योंकि initially it was only the volume of liquid। अब जो वॉल्यूम कह रहे हैं मेजर, इट्स द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस योर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के आने की वजह से वहां से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि भाई व्हाट वाज माय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब इन दोनों लिक्विड्स के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई ऑब्जेक्ट का अपना वॉल्यूम इतना था, कि पहले जो लिक्विड में कंटेनर में लिक्विड फिल था वो था 50 cm3। जब आपने उस ऑब्जेक्ट को डिप किया तो वो होके हो गया 70 cm3। तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया, डिफरेंस आया 20 cm3 का। 20 cm3 का लिक्विड आपके पास जो है वो डिस्प्लेस हुआ था। तो इस तरीके से आप एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और टेक्निक होती है इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को निकालने की, और वो टेक्निक आपके पास होती है यूरेका कैन की। यूरेका कैन किस तरह का होता है, लेट मी शो यू डायग्राम फॉर दैट फर्स्ट एंड देन आई एक्सप्लेन। यूरेका कैन्स ना, दे हैव अ नॉच near the top, see like this। इस नॉच का मामला ये होता है कि भाई लिक्विड कैन बी फिल्ड ओनली टिल दिस हाइट, इससे ऊपर लिक्विड नहीं जा सकता। ठीक, ये मैक्सिमम लेवल है लिक्विड का जो आप उस कंटेनर के अंदर फिल अप कर सकते हो, नथिंग मोर देन दैट। अब अगर मैं यहाँ पे
कोई बीकर वगैरह रख दो, तो आई कैन कलेक्ट सम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन दैट बीकर। सही। अब मैं क्या करता हूँ, आई परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट जस्ट लाइक बिफोर। सही। लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड में इस बार मैंने क्या किया, आई व्हेन आई डिप्ड माय ऑब्जेक्ट, डिस्प्ले ये लिक्विड इस कैन यहाँ पे इस मेन सिलेंडर में आके कलेक्ट हो गया होगा। एक मिनट, मेरे ख्याल से मेरी वॉइस हुई, गिव मी अ सेकंड। मेरी वॉइस में लैग है अभी भी, या आप क्लियर हो गई है? ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या क्या चल रहा था भाई, कि जब आपका जो वॉल्यूम था, जब आपने ऑब्जेक्ट को लिक्विड में सबमर्ज किया, तो लिक्विड डिस्प्लेस होके कलेक्ट हो गया दूसरे बीकर में। अब आपने सिर्फ इसका वॉल्यूम मेजर करना है। इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आप ये कहते हो कि भाई इफ यू वांट टू नो द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, जितना उसका साइज होगा, उतना ही आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा। तो इस चीज को यूरेका कैन के नाम से जाना जाता है। तो you had two different ways of finding out what's the volume of your object. Both of them involve the same concept though, कि भाई लिक्विड डिस्प्लेस करके उसका वॉल्यूम नोट करना है हमने। एक में ये था कि हमें सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को डिप करते थे वॉल्यूम बढ़ जाता था, तो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस करके आपको ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल जाता था। दूसरे में आपने एक नॉच बना दी थी जो ओवरफ्लो के लिए थी, और लिक्विड को आपने यहाँ तक भर दिया करते थे। तो जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को उसमें रखते थे, तो लिक्विड का वॉल्यूम राइज करने, वो लेवल राइज करने की कोशिश करता था। लेकिन इस नॉच की वजह से वो सारा एक्स्ट्रा वाटर आके बाहर किसी कंटेनर में कलेक्ट हो जाता। इफ यू कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑफ लिक्विड इन दिस कंटेनर, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम था। So that was comparatively easier for us to figure out the volume of your object. Both of these ways are equally valid. Now, once you know the value of volume, अब आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है डेंसिटी निकालना। जब आपके पास वॉल्यूम आ गया, तो अब आप कह सकते हो कि सर डेंसिटी निकालना क्या मुश्किल है, अप्लाई कर दे डेंसिटी का फॉर्मूला। सही, अब डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। बाकी कुछ कह लो कि कुछ इक्वेशंस हैं जो मैं कहूंगा कि आप लोगों को याद होनी चाहिए, कुछ वॉल्यूम की, कुछ शेप्स के वॉल्यूम के फॉर्मूले। कि जैसे अगर आपके पास क्यूब है,
तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, एल क्यूब होता है। कोई सी भी लेंथ उसका क्यूब ले लीजिए, क्योंकि क्यूब की तमाम लेंथ सेम होती है। क्यूबॉइड है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपके पास सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास कोन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर स्फेयर है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वो इक्वेशंस हैं जो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को याद होनी चाहिए। सही। और वक्तन फवक्तन कभी भी अगर हमें पेपर में इसकी जरूरत पड़ रही हो तो हम इन चीजों को यूज कर सकें। तो माय सजेशन टू यू गाइस इज रिमेंबर दीज इक्वेशंस। भाई कि अगर कभी इत्तेफाक से किसी सवाल में जरूरत पड़ जाए तो हमें ऐसा ना लगे कि भाई हमें तो ये आता ही नहीं था, ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, इस इक्वेशन को तो कभी हमने देखा ही नहीं, या हमें याद ही नहीं आ रही कि अच्छा क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते थे या क्यूबॉइड का कैसे निकालते थे। आई नो दैट यू गाइस वोंट बी दैट डम, आई हैव फेथ इन यू ऑल। तो ये क्या बोलोगे सर, मतलब इतने बुरे हालात थोड़ी हैं कि हम ग्रेड 11 में अगर हमें क्यूब के वॉल्यूम का या क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं याद होगा। तो इतना तो याद होता है सर। हाँ, स्फेयर में कभी कभार हमसे भूल हो जाती है, लेकिन इतना हमें आता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एज अ पॉइंटर बता रहा हूँ कि भाई ये वो इक्वेशंस है जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए, इससे बड़ी हेल्प होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के। अच्छा खैर, वॉल्यूम ऑफ शिप्स के अलावा जब आप डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो आपने हमेशा एक चीज पढ़ी है कि अ लेस डेंस ऑब्जेक्ट ऑलवेज फ्लोट्स ऑन अ मोर डेंस ऑब्जेक्ट। तो ये पर्सपेक्टिव भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि भाई अ लेस डेंस ऑब्जेक्ट always floats and a more dense object sinks। ठीक है, एक लेस डेंस ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है और एक मोर डेंस ऑब्जेक्ट सिंक करता है। अच्छा, इस चीज पे एक सवाल पैदा होता है अक्सर बच्चों का, सर मेटल जो है हमारा आयरन या स्टील, ये पानी से ज्यादा डेंस होता है या पानी से कम डेंस? तो हम हमेशा जवाब देते हैं हाँ भाई, आयरन और स्टील तो हैवियर है। आपके पास एक ग्लास में पानी हो, सही है, एक छोटे से शॉपर में आपके पास पानी हो, और उसी शॉपर में आप उतना ही आयरन भर दें, तो आयरन का जो बैग है वो ज्यादा हैवी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आयरन की डेंसिटी या स्टील की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा होती है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आयरन या स्टील की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो जो शिप है जो आप स्टील की कंस्ट्रक्ट करते हैं वो क्यों पानी में नहीं डूबती? शिप की फ्लोट करती, शिप भी तो स्टील की बनी हुई है। अभी तो आपने कहा कि अ मोर डेंस ऑब्जेक्ट सिंक्स एंड अ लेस डेंस ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। अब शिप प्लास्टिक की तो बनी नहीं है सर। हम जितनी शिप्स देखते हैं, चले हम स्पीड बोट्स बोल रहा हूँ, अपने जो राफ्ट्स हैं उनको हटा देते हैं। राफ्ट इज एन एक्सेप्शन, आप कह सकते हैं कि सर राफ्ट तो बनती प्लास्टिक की है। या वो जो एयर फिल्ड आपकी छोटी छोटी चलो कि सेफ्टी बोट्स होती हैं जो आप अक्सर देखते हो, वो भी चले हम कह देते हैं कि भाई दैट दे आर आल्सो फिल्ड विद एयर एंड मेड आउट ऑफ प्लास्टिक। दोनों पानी से हल्के होते हैं तो हमें समझ में आता है दे फ्लोट। बट व्हाई डज अ शिप मेड आउट ऑफ स्टील, इट्स ह्यूज, इट फ्लोट्स, इट डजंट सिंक? इसका कोई जवाब है? शिप हैज अ नैरो होल। अच्छा चलो, ठीक है, देखता हूँ। वैसे तो मुझे खुद भी सोचना पड़ रहा है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन चलो, लेट्स सी व्हाट अदर्स हैव टू से। Can anybody of you tell me why does a ship actually float even though it's made out of steel, which is more dense? ठीक है मरियम। ठीक है हारिस आइसी।
Forces on ship are equal. ठीक है, shape of the ship. ठीक है, चलो. अच्छा, it's really good that you guys actually thought about that. हाँ, there are multiple reasons why a ship actually floats on water, even though it's made out of steel, which is more dense. देखो, मैंने जब ये कहा ना कि a less dense object floats on a more dense object. Ship, I do accept the fact it's made out of steel, and the ship is very heavy as well. But the volume of the ship is so large कि जो शिप की ओवरऑल डेंसिटी निकलती है ना, वो पानी से भी कम आ जाती है. मतलब अगर मैं शिप के टोटल मास को शिप के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूं, तो जो शिप की डेंसिटी मेरे पास आएगी ना, वो वाटर से भी कम आएगी. वाटर की डेंसिटी हमारे पास होती है 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब. जो वाटर है उसकी डेंसिटी हमारे पास होती है 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो जो शिप होगी, शिप की जो डेंसिटी होती है वो आपके पास 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब से कम क्रिएट होती है. क्योंकि मैं मानता हूँ उसका मास बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका वॉल्यूम उससे भी बहुत ज्यादा है. इट इज ऑलवेज क्रिएटेड विद एक्सपेंडेड साइज. सही, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा रखा जाता है सिर्फ इसीलिए ताकि जो शिप की टोटल डेंसिटी निकले वो आपके पास पानी की डेंसिटी से कम निकले. उसका एक मेटल का पीस तो भारी होता है. सही, अगर मैं शिप को बनाने वाले मेटल का एक छोटा सा ब्लॉक ले लेता और उसको पानी में डालता तो वो तो कंफर्म डूबता. लेकिन अगर मैं उसी मेटल ब्लॉक को कह लो कि हैमर कर करके और रोलर्स में से गुजार गुजार के उसको एक पतली सी शीट बना देता मेटल की, मैं उस पतली सी शीट को पानी के ऊपर रखूंगा ना, वो फ्लोट करेगी उसमें, वो नहीं डूबेगी. क्योंकि उस मेटल की अपनी डेंसिटी तो है, लेकिन उसका वॉल्यूम मैंने उसको शेप करके इस तरह से बना दिया कि अब वो उस पर फ्लोट कर रहा है. शिप का भी यही करते हो ना, शिप एक मेटल का ब्लॉक थोड़ी होता. शिप मेटल की शीट्स के साथ बनाई जाती है और उसको बेंड किया जाता है कि शिप की टोटल डेंसिटी निकल रही हो, कि उसके टोटल वॉल्यूम को और उसके टोटल मास को जब देखा जाए, तो जो ओवरऑल डेंसिटी शिप की क्रिएट होती है, इट्स लेस देन दैट ऑफ वाटर. देयरफॉर द शिप एक्चुअली फ्लोट्स ऑन वाटर. अगर आप इस चीज को कंसीडर करते हुए उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे शिप की, तो आपकी शिप पानी में उतरते ही डूब जाएगी. कि अगर आपने उसके साइज को इतना बड़ा नहीं किया कि इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास शिप की डेंसिटी को पानी से कम कर दे, आपकी शिप पानी में तैर नहीं सकती. द शिप वुड एक्चुअली सिंक. इसीलिए तो देखो, जब शिप के अंदर कोई पंक्चर हो जाता है और पानी भरना शुरू हो जाता है तो वो क्यों डूबती है? क्योंकि उसका मास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. साइज शिप का वही है, लेकिन समंदर का पानी जैसे ही उसमें अंदर आना शुरू होता है, द मास ऑफ द शिप बिगिंस टू राइज. और आप डेंसिटी के फॉर्मूले में ये बात देखते हो कि मास अपॉन वॉल्यूम के मुताबिक अगर किसी चीज का मास बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसकी डेंसिटी राइज कर जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम आपने वही रखा हुआ है. तो जब आप उसका मास इंक्रीज कर रहे होगे, उतने ही शिप के अंदर जब एक्स्ट्रा पानी आना शुरू हुआ, उसका मास ज्यादा होना शुरू हो गया, शिप हैवी होना शुरू हो गई, तो जो शिप की ओवरऑल डेंसिटी क्रिएट हो रही थी वो बढ़ गई. और जैसे उसकी ओवरऑल डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ऊपर चली जाती है, आपकी शिप डूब जाती है. फिर उसको सिंक करने से कोई नहीं रुकता. तभी तो आप देखते हो जैसे शिप में पानी भरना शुरू होता है, लोग क्या करते हैं, वो बकेट भर भर के पानी बाहर फेंक रहे होते हैं. दे हैव टू मेक श्योर दैट द शिप इज नॉट हैवी इनफ कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी को क्रॉस कर दे. अदरवाइज शिप पानी पे फ्लोट ही नहीं कर सकेगी. And yes, the ship gets balanced whenever you have a situation like this. कि भाई उसका वेट और पानी की तरफ से आती हुई उस पर फोर्स बैलेंस हो जाती है, उसमें भी कोई शक नहीं है. लेकिन अभी अगर हम डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से रीजनिंग इस तरह से निकलेगी बेटा. मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई शिप floats because the volume of ship is made so large that the overall density of ship is less than
that of water, thus it floats. ठीक है, तो ये चीज आप अपने ध्यान में रखना कि नॉलेज के लिहाज से मैंने थोड़ी सी एक बात बता। Any confusion up till now? ठीक है, let me show you a few questions as well of this mass, weight and density. I hope you guys have your calculators with you right now, but I want you guys to solve this MCQ number 1 over here. It says a lump of metal has a mass of 210. It is lowered into a measuring cylinder containing water, and the level of the water rises from 35 to 140. They're asking us to find the density of the metal. We all know this fact. If you want to find out the density of metal, you need the mass of metal and the volume. Volume के लिए आप क्या करते थे? You take the difference. Okay, it was 35 and now it's 140. So you can quickly do the calculations that you need. Okay, by the mass is 210, the volume is found out as 140 minus 35. So the answer turns out to be 2. आपके पास overall density जो है वो 2 grams per centimeter cube निकल गई। वही फॉर्मूला लगाया मैंने mass over volume का। The mass 210, the volume is found out with 140 minus 35, and hence answer is 2 grams per centimeter cube. Try question number 3. Good, Haris. ठीक है,
देखो, passenger is sitting in an airplane which takes off and climbs to 10,000 meters. That's pretty high. During this time, what happens to the mass and the weight of the passenger? Because the mass is never going to change. हमें इस बात का इल्म है. The mass तो कहीं नहीं जाना होता. लेकिन what happens with the weight of the passenger? The weight actually decreases. क्योंकि जब आप बहुत height पे जाते हो ना, तो gravity weakens. नहीं? आपके पास जो gravity होती है, वो weak पड़ जाती है. When you go very high up in the elevations, the gravity reduces. और क्योंकि weight का formula था W equals mg, अगर gravity decrease होगी तो weight भी decrease होगा. Mass unchanged and gravity falls. So the answer is going to be C. Question 5. I really love this. It's a very good one. It's not that difficult, but it's actually a good question. ठीक है भाई, कुछ आंसर्स आए. क्वेश्चन में तो बोला the mass of the paper clip is 0.5 grams. The density of the material is 8 grams per centimeter cube. The total volume of the number of paper clips is 20 cm cube. ठीक है. How many paper clips are there? अब देखें, if you know the density of a clip and you know the total volume, you can find out the total mass of the clip. तो आप density equal mass upon volume लगा के 8 रखा, 20 आपके पास इसका mass आ गया. कि भाई you have a total mass of 160 grams. One paper clip weighs 0.5 grams. एक पेपर क्लिप का वेट 0.5 ग्राम्स है. तो अगर आपको नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स चाहिए तो 160 डिवाइड बाय 0.5, you would have 320 पेपर क्लिप्स with you. क्योंकि एक क्लिप का वेट 0.5 ग्राम्स था, आपने टोटल मास से एक क्लिप के मास को डिवाइड कर दिया, तो you were able to find out how many number of paper clips we actually had. So we had like 320 of them. Try MCQ number 15. This was good as well.
माय बैड। मैं उसमें मुझे अंदाजा नहीं हुआ था। खैर, सो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला एरिया इनटू हाइट था ना, तो आई रोट वॉल्यूम इक्वल्स एरिया इनटू एच। अब एच अगर आप क्यू के लिए देखो इट्स 3h, हाइट जो है इसके लिए सिर्फ एच है। तो अगर पी का वॉल्यूम निकालूंगा तो वो सिर्फ एरिया मल्टीप्लाई बाय एच बनेगा, लेकिन अगर मैं क्यू का वॉल्यूम निकालूंगा वो बन जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय 3h। और इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो अब देखो एक चीज, क्यू का वॉल्यूम पी से 3 टाइम्स ज्यादा है। वॉल्यूम ऑफ क्यू इज 3 टाइम्स मोर देन द वॉल्यूम ऑफ पी। उसने मुझसे डेंसिटी के बारे में पूछा था। मैं जानता हूँ डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी, और जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बोलते भाई अगर इसकी डेंसिटी रॉ है तो पी की कितनी है? अब देखो पी का वॉल्यूम 3 टाइम्स कम है, वॉल्यूम ऑफ पी इज 3 टाइम्स लेस, so density of P is going to be 3 times more. Simple inverse का रिलेशन। अगर P का वॉल्यूम 3 टाइम्स कम है तो P की डेंसिटी 3 टाइम्स ज्यादा होगी। तभी तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम के अंदर भी आपने पूरे ही लिक्विड को कंटेन कर लिया, सारा मास आ गया उसके अंदर। तो यहाँ पे P की डेंसिटी is 3 times the density of Q। समझ में आया ये क्वेश्चन? अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। चलो, if you have no question whatsoever up till now, so we'll keep the lesson till here. Haris, you wanted to see this, तो मैंने इसको यहाँ पे open कर दिया। I'll be uploading the PDFs up till now on a drive. I'm going to share the link with you guys. I'm going to just paste that link in the WhatsApp group so you can have the access to it. ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है guys, ख्याल रखना आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज।